हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मौर्य सर आस्था एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स से होने वाले रोग। इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कौन वायरल डिजीज है। तो पहले देखेंगे हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो हेल्थ वर्ल्ड WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति फिजिकल, यदि कोई व्यक्ति फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग, समाज के प्रति वेलबीइंग, समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करता है तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार माना जाता है कि स्वस्थ है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उससे बोलेंगे डिजीज। डिजीज मतलब है रोग। और रोग अगर कहें कि रोग कितने प्रकार के होंगे, तो एक तो होगा कि हो सकता है उसको जेनेटिक डिजीज हो, तो हो सकता है जेनेटिक डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज, या हो सकता है कि उसको कोई बैक्टीरियल वायरस डिजीज हो, बैक्टीरियल अथवा वायरल, बैक्टीरियल और वायरल अथवा फंगल अथवा हेलमिंथ से जो होता है एस्केरियासिस, हेलमिंथ से, अथवा अगर कोई ये हो सकता है कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो इसकी लाइफ स्टाइल से कोई प्रॉब्लम हो। लाइफ स्टाइल मतलब ये होगा खान पान की वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर का हो सकता है, कि मतलब डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज, मधुमेह। तो कहने का मतलब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर ये कोई व्यक्ति फिजिकल, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मेंटल, दिमागी रूप से और समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ऐसा नहीं है तो उससे बोलेंगे वो रोगग्रस्त है। और रोग में भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक बोलते हैं, आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक। तो आनुवंशिक बीमारी में जैसे आ सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, एक्स क्रोमोसोमल बीमारी है, रतौंधी है। तो जैसे आनुवंशिक में आएगा जैसे कलर ब्लाइंडनेस, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्णांध व्यक्ति को कैसे पहचान करते हैं, वर्णांध व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम होती है। तो वर्णांधता मतलब होता है कलर मतलब रंग में पहचान नहीं होता। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाते। तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाते कि लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता। ठीक, कलर ब्लाइंडिंग आनुवंशिक बीमारी है। कुछ सिंड्रोम भी हो जाता है, जैसे क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम से बीमारी हो जाती है। तो ये जेनेटिक है। जेनेटिक में DNA RNA पर जो आनुवंशिक पदार्थों पर प्रभावित करता है। तो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता इसको बोलेंगे, वर्णांधता। तो वर्णांधता जैसे अगर रतौंधी, तो रतौंधी है, तो रतौंधी, ये सब आनुवंशिक बीमारियां हैं। बैक्टीरियल दूसरे नंबर पे आता है बैक्टीरिया से, जैसे मान लो निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, टीबी हुआ, तो ये बैक्टीरियल डिजीज आते हैं। जैसे वायरल, तो वायरस से फैलने वाले पोलियो हुआ, कैंसर हुआ, तो पोलियो, कैंसर, छोटी माता, बड़ी माता, तो ये वायरल डिजीज है। जैसे कहेगा फंगल डिजीज, फंगल में दांत खाज, खुजली,
ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन से फंगल डिजीज। एलिमेंटल डिजीज जैसे होता है बुचीरेरिया बैंक्रॉफ्टी से फाइलेरिया, हाथी रोग, हाथी पाँव रोग होता है, एलिफेंटियासिस डिजीज बोलते हैं। तो ये बैक्टीरियल डिजीज भी पढ़ेंगे, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, एलिमेंटल डिजीज। इसके बाद होगा कि हमारी लाइफ स्टाइल, अगला होता है एक डिजीज होगा कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। लाइफ स्टाइल मान लो बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आगे जाएगा डायबिटीज, मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो या कोई मान लो बीमारी आ गई कोई, तो कहेगा जैसे मान लो टाइफाइड वगैरह आ गया, तो ये लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमें बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, तो लाइफ स्टाइल वाली भी बीमारी होगी। तो हम लोग आज पहले देखते हैं बैक्टीरियल और कौन बैक्टीरियल डिजीज है और कौन वायरल डिजीज है, उसके बाद एक एक पढ़ेंगे। तो पहले डिजीज रोग दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो इसको इरेज करते हैं। डिजीज रोग दो प्रकार के होंगे, रोग दो प्रकार के होंगे। पहला होगा इन्फेक्टियस मतलब संक्रमण वाले रोग, संक्रमण वाले रोग। दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस जो संक्रमण वाले रोग का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय टच कांटेक्ट द्वारा, वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा फैल सकता है। तो ट्रांसफर फ्रॉम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बाय टच या म्यूकस या सलाइवा ट्रांसफर। तो म्यूकस अथवा सलाइवा ट्रांसफर। सलाइवा का मतलब होगा लार के स्थानांतर, लार या वाटर ड्रॉपलेट द्वारा स्थानांतरित होता है। जैसे ये हुआ मान लो टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे ये हुआ एड्स होता है तो एड्स है। और जैसे कहेगा सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड बोलेंगे सर्दी जुकाम, तो सर्दी जुकाम ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं बाय कांटेक्ट, इसे बोलेंगे संक्रमित रोग, मतलब बाय टच इन्फेक्शन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। नॉन इन्फेक्टियस का मतलब होता है ऐसे रोग जो संक्रमण द्वारा नहीं पहुंचते, मतलब टच से, हाथ मिलाने से, मतलब। तो यहाँ पर ये है जो एड्स है, मान लो ये सलाइवा के ट्रांसफर द्वारा फैलता है। इसको हटा देते हैं कहीं पर। यह है टीबी कॉमन कोल्ड, यह बैक्टीरिया द्वारा, मतलब कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम है। आगे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में जैसे है कैंसर। तो कैंसर है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, उसके पास रहेंगे तो हमें कैंसर जरूर नहीं है कि हो जाएगा। तो इसके आधार पर कैंसर है, मान लो टाइफाइड है, जैसे टाइफाइड है। आगे कहेगा मान लो कोई फीवर आता है, तो ये कोई जरूर नहीं है। तो डिजीज को इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस दो भागों में बांटा गया है।
जैसे इसमें भी आता है दांत खाज खुजली जो फंगल द्वारा होता है। तो आगे हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ये तो हुआ संक्रमित और नॉन संक्रमित। तो बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो बैक्टीरिया पहले तो देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया पहले तो एक क्वेश्चन आएगा कि ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया को तो ये मान लो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के 3 लेयर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के 3 लेयर होंगे। मान लो ये सबसे बाहर की लेयर है, ये सबसे बाहरी तीसरी लेयर है। ये तीसरी लेयर बनी होती है ग्लाइकोकाइलिक्स। और ये पेप्टिडोग्लाइकन। इसे बोल पेप्टिडोग्लाइकन। और ग्लाइकोकाइलिक्स अगर ये लूज रहेगी ग्लाइकोकाइलिक्स, अगर ग्लाइकोकाइलिक्स लूज है, ढीली है बिल्कुल, तो इससे बोलेंगे लूज का मतलब सलाइन है, इससे बोलेंगे सलाइन लेयर। अगर यही मान लो टफ हो गई तो क्वेश्चन आता है ग्लाइकोकाइलिक्स अगर टफ है तो ग्लाइकोकाइलिक्स। अगर ये टफ हो गई तो इसे बोलेंगे कैप्सूल हार्ड होता है तो कैप्सूल हुआ तो सलाइन लेयर। और ये अंदर वाली है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसके डिजीज, रोग कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया में ये सेल वॉल पाया गया है। सेल वॉल पे क्वेश्चन आता है कि जिसमें भी कोशिका भित्ति होगी वो पादप होगा। तो क्वेश्चन आता है कोई अगर पूछ लेगा कि बैक्टीरिया पादप है कि जंतु है, तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति पौधे में ही पाई जाएगी। तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन को ही नाम और नाक बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पेप्टिडोग्लाइकन इसी को बोलेंगे म्यूरेन। इसी को बोलते हैं या नाग और नाग या इसी को बोलेंगे नाग। तो यन एसिटिल म्यूरेमिकम इसका नाम है, यन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। और नाग का है यन एसिटिल ग्लाइकोसामाइन। अब बैक्टीरिया ये है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन नहीं होता, मतलब तो कोशिकीय श्वसन होगा, मगर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ये श्वसन करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को फोल्ड करके ये बनाएगी, इसे बोलेंगे मीजोसोम। तो बोलेंगे मीजोसोम। तो मीजोसोम क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया में श्वसन किसके द्वारा होगा? मीजोसोम द्वारा। मीजोसोम क्या है? कुछ नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बैक्टीरिया में ये वृत्ताकार डीएनए होता है, केंद्रक नहीं होगा, वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया में, तो यहाँ बैक्टीरिया में क्वेश्चन आएगा केंद्रक होता है कि नहीं? तो ये प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होगा। ये वृत्ताकार सिंगल स्टैंडर्ड के डबल, तो वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वृत्ताकार डीएस का मतलब होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब 2 स्टैंड वाला है, वृत्ताकार।
अब देखो यूकैरियोट में होता है कि जैसे यूकैरियोट में यहाँ केंद्रक रहेगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होगा। तो यूकैरियोट में केंद्रक होता है। प्रोकैरियोट में यहाँ जो डीएनए गुणसूत्र के अंदर होता है यूकैरियोट में, वो केवल डीएनए वृत्ताकार है। तो बैक्टीरिया में वृत्ताकार डीएनए होगा। अब देखो डीएनए से यहाँ पर, तो डीएनए से बनेगा, तो डीएनए से ये मान लो बन रहा है, तो डीएनए से मान लो ये बन रहा है आरएनए, डीएनए से बन रहा है आरएनए, तो डीएनए से बन रहा है आरएनए, आरएनए और इसे बोलेंगे एमआरएनए। तो अगर डीएनए से, ये डीएनए है, यहाँ लिख दे रहे हैं डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, और एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए में यहाँ पर एक बड़ा राइबोसोम होगा, इससे लगा हुआ, छोटा राइबोसोम होगा, एक बड़ा राइबोसोम इससे छोटा, एक बड़ा राइबोसोम इसका छोटा, तो ये राइबोसोम होते हैं। और प्रोकैरियोट में दोहरी मेम्ब्रेन वाले कोशिकाएं नहीं पाए जाएंगे, तो राइबोसोम होगा, ये जो है ये राइबोसोम है, एक छोटा, तो ये हो गए 70 इस प्रकार के। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो पाया जाएगा 70। राइबोसोम क्या है? कुछ नहीं, आरएनए और प्रोटीन होता है, तो इसलिए राइबोसोम को बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। तो राइबोसोम में होगा आरएनए और प्रोटीन, और ये 70 है। मेम्ब्रेन वाली संरचना राइबोसोम में राइबोसोम, तो ये इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है, तो मेम्ब्रेन वाली संरचना कोई नहीं पाई जाएंगे। तो बिना मेम्ब्रेन वाली संरचना को हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, राकेश नंगू पांडे, राकेश नंगू पांडे। रस से होगा राइबोसोम, राइबोसोम, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। के से केंद्रिका, तो केंद्रिका, और स से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। नंगू पांडे मतलब नंगा झिड़ंगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसे बोलेंगे विदाउट मेम्ब्रेन, नंगा झिड़ंगा, नंगा झिड़ंगा मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, तो इसको विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के। तो इसको याद करेंगे, 70 ऐसे राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए। यस क्या है? यस को बोलते हैं श्वेतबर्ग यूनिट, इसको नापते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में। तो यस भी पूछा जाता है कि यस क्या है, तो यस है श्वेतबर्ग यूनिट, तो श्वेतबर्ग यूनिट है, इसको नापते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये डेंसिटी और साइज बताता है। डेंसिटी और साइज का मतलब ये कितना सा है, छोटा सा, तो इसको जब तोड़ेंगे इसको, तो 50s और प्लस 30s, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्वेश्चन आता है कि 70 राइबोसोम टूटेगा तो किस में बनेगा? तो 50 और 30 में टूटेगा। तो ये ना कहना कि सर मतलब गड़बड़ बता रहे हो, 50 30 80 होता है, तो ये नहीं, मतलब बायो में ही 70 ही होगा। तो 50 और 30 70 ऐसा होता है, डेंसिटी के आधार पर मेजर किया गया। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ये डेंसिटी के आधार पर मेजर किया। डेंसिटी और साइज, डेंसिटी के आधार पर इसलिए बोलते हैं इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर चिपकता है इससे, तो ये प्रोकैरियोट ढेर सारे हैं राइबोसोम, तो इसको बोलेंगे पॉलीसोम, तो इनको बोलेंगे पॉलीसोम। तो यहाँ लाइन मार्क लिख रहे हैं पॉलीसोम, पॉलीसोम। तो पॉली और प्रोकैरियोट, तो क्वेश्चन आता पॉलीसोम प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? पॉलीसोम अथवा पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट में होता है, तो पॉलीसोम प्रोकैरियोट में होगा। तो ये एमआरएनए डीएनए से बन रहा है, एमआरएनए इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, तो इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ये हर सेल में होता है कि हर सेल में डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन, और इसका अनुवादन होगा तो बनेगा प्रोटीन, इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से ये एमआरएनए बनना है, यहाँ एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन।
तो प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको हटा रहे हैं, तो थोड़ा कुछ पोर्शन यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है डीएनए। डीएनए से अगर बनता है एमआरएनए, तो एमआरएनए से बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जिसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बना, तो इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए मान लो कोई सेल पुरानी हो रही है, तो पुरानी होने से पहले खुद रेप्लिकेशन करके नया सेल बनाती है, तो इसे बोलेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अथवा डबल हो रही है, तो इसी को बोलेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। अगर ये वायरस होता है, तो वायरस में ये यहाँ तक क्रिया नहीं होती, डीएनए से हमारे में ये बैक सेल होने लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो वायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये है वो, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएमआरएनए से अगर डीएनए बनना है, तो इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह देखो, ये रिवर्स जा रहा है, इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, अगर उल्टा जा रहा है तो इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, एग्जांपल है वायरस। वायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन ये आएगा कि राइबोसोम पे, अब यहाँ पर कुछ इसके अंदर हम हटा रहे हैं थोड़ा बहुत। आगे इसमें डीएनए से, अगर मान लो खुद का डीएनए है, कुछ इसके पास छोटे छोटे डीएनए होते हैं, वृत्ताकार डीएनए होंगे, तो वृत्ताकार डीएनए होते हैं, कुछ छोटे छोटे डीएनए होंगे, तो इसे बोलेंगे प्लाज्मिड। तो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं, उसे बोलेंगे क्या? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होंगे? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इसे बोलेंगे प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया में, अब प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। और प्लाज्मिड पे ये कुछ पे होता है कि जैसे मान लो बैक्टीरिया कुछ मजबूत होते हैं, एंटीबायोटिक से नहीं मिलता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन दिया गया, पता चला इस पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है, तो ये नहीं मरेगा, तो यहाँ इसको बोलेंगे प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड है। तो क्वेश्चन आएगा प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा कि डबल स्टैंडर्ड? तो डबल स्टैंडर्ड होगा, वृत्ताकार डीएनए होता है, तो इसे बोलेंगे प्लाज्मिड है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए, तो यहां पर लिखेंगे प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वृत्ताकार सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ये तो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति है तो प्लांट है, और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया में श्वसन मीजोसोम द्वारा होता है, और मीजोसोम वही काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक। देखो, सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, श्वसन। सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब प्रत्येक सेल रिस्पायरेशन करती है, उसका खुद का अपना मेटाबॉलिज्म होगा, और इसके लिए जिम्मेदार होता है यूकैरियोट है तो माइटोकॉन्ड्रिया,
यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल को ग्लूकोज चाहिए। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब यह हुआ कि बात समझो, श्वसन में और सेलुलर रिस्पायरेशन में अंतर है, प्रत्येक सेल करती है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर कहो देखो, जैसे हम अगर मान लो ग्लूकोज है, तो जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में यहाँ पर 6 कार्बन होता है, और 6 कार्बन का अगर ब्रेक डाउन हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करता है उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये एटीपी के रूप में सेल को एनर्जी देता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। लेकिन प्रोकैरियोट में दोहरी मेम्ब्रेन वाली संरचना नहीं पाई गई। तो ये क्या कहा गया कि बैक्टीरिया मर जाएगा, श्वसन नहीं करेगा, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो श्वसन करेगा। तो ये हुआ कि बैक्टीरिया श्वसन किससे करेगा, तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन का कोई आ तो नहीं रहा, तो ये अपने ही मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके ये मीजोसोम बना लेता है, और यही श्वसन में भाग लेने लगता है। तो अब ये कार्य समान है, उत्पत्ति अलग है, तो इसे बोलेंगे एनालोगस। तो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है। तो क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस बैक्टीरिया में क्या होगा, तो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है। एनालोगस का मतलब होगा समृद्ध होता है, जो कार्य समान करे, उत्पत्ति अलग अलग हो, उसे बोलेंगे एनालोगस, समृद्ध ऑर्गन कहा जाता है। तो ये मीजोसोम है। तो यहाँ पर अब देखो, फिर से बता रहे हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के ऊपर देखो, अगर एंटीबायोटिक डालते हैं, और प्रथम एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, इसको खोजे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसे बोला जाता वंडर ड्रग। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये खोजा गया था, क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने खोजा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन की खोज किया था पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम पे। तो हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं। तो अब ये है कि बैक्टीरिया, जो कोई एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया को कैसे मारता है, तो बात समझो कैसे मारता है। जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक, अगर हमने मान लो हमने कोई एंटीबायोटिक डाला, ये मान लो कैप्सूल है, अब इस कैप्सूल ने दीवार को तोड़ दिया, दीवार को ही पूरा तोड़ देता है। तो दीवार को तोड़ देगा तो इसका तो पूरा जो है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इसका पूरा फ्लो कर देगा। जब फ्लो कर देगा पूरा सिस्टम इसका बह जाएगा, पता चला कि डीएनए अलग बह रहा है, इसका सेल का राइबोसोम अलग बह रहा है, तो सब ये बह गया, तो ये बैक्टीरिया मर गया। तो क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे कैसे काम करता है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का सेल वॉल को तोड़ देता है। तो एंटीबायोटिक वही काम करता है जहां पर सेल वॉल होता है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल वॉल को कोशिका भित्ति को तोड़ देता है, जिससे साइटोप्लाज्म फ्लो कर जाता है और बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, जिससे साइटोप्लाज्म बाहर फ्लो करता है, बाहर फ्लो हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया, अब खुद समझो कि जिसका पूरा मतलब ऑर्गन इधर उधर बह गया, तो कोई ऑर्गेनिज्म इसमें बचा ही नहीं है कुछ, तो ये कैसे लिविंग रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रथम एंटीबायोटिक कौन था। तो प्रथम एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, ये इंपॉर्टेंट है, किसने खोजा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये भी लिख लेंगे, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन को बोलेंगे वंडर ड्रग,
और पेनिसिलिन को खोजा गया था, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सैनिक घायल थे तभी खोजा गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता पड़ी तब खोज हुआ। तो यहाँ पर वंडर ड्रग बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय खोजा गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब सैनिक घायल थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय पेनिसिलियम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किससे खोजा गया, तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, क्राइसोजेनम, जेनम पर, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम पर। बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत मोटी होगी और ग्राम निगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर पतली होती है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बैक्टीरिया को हटा रहे हैं, बता रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे। तो बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव। देखो ग्राम निगेटिव का मतलब यह होगा कि जैसे हमने बताया, ये समझो कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है और इसके बाहर एक लेयर हम बताए थे, बस बता रहे हैं थोड़ा। इसके बाहर जो लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स, ये लिपिड की लेयर है, लिपिड, ये लिपिड है, लिपिड इसमें। और अंदर जो है ये अंदर वाली, तो ये अंदर वाली ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो ये गई है। ये है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन और ये लिपिड की लेयर है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, लिपिड की लेयर नहीं होती। तो ऊपर ये है, ऊपर लाल सही बनाते रहे। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन ऊपर आता है और यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन के ये नीले से बना देना, उसमें नीला है। तो यहाँ इसमें देखो ये लेयर नहीं है, जब एंटीबायोटिक डालेंगे ये है, तो ये है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बताओ यहाँ पर ये थिकनेस ज्यादा किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जिसमें मोटी होगी वो ग्राम पॉजिटिव होगा, और पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जिसमें बिल्कुल पतली है उसे बोलेंगे ग्राम निगेटिव। और देखो जब भी अगर हम एंटीबायोटिक अगर डालें, एंटीबायोटिक मान लो हमने एंटीबायोटिक का कैप्सूल डाला है, तो ये स्लाइम लेयर है, ये स्लाइम लेयर जो लिपिड है, लिपिड रोक लेता है इस लेयर को। तो इस लेयर को ये लिपिड रोक लेगा एंटीबायोटिक को, तो ये मरता ही नहीं है। और इस पर अगर एंटीबायोटिक डालेंगे तो सीधे पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर को तोड़ेगा। तो जो ये एंटीबायोटिक काम करता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, ग्राम निगेटिव पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लिपिड की लेयर है जो डिजॉल्व नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक किस पे काम करेगा, तो ये एंटीबायोटिक दीवार को तोड़ देता है, दीवार को तोड़ देता है और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। तो यहाँ तक बैक्टीरिया के बारे में बताया। कल बताएंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अगर दोस्त चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, कि अगला कंटेंट अच्छा रहेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। कम से कम लाइक तो सब्सक्राइब कर ही दो। अगला बहुत ही एक भी प्रयास नहीं करेंगे अच्छे निमोनिक्स और ट्रिक के साथ। अगला वीडियो में डिजीज के बारे में, बैक्टीरिया का डिजीज, और बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा। थैंक यू।